हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपैक ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो एक लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे, है ना, चला रहे थे अपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब सिविक्स का क्लास 10th का एक चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम से शुरुआत करेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर करीब 50 मिनट से प्लस हो गया था, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया था। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा लेक्चर्स हाफ एन आवर के आसपास ही हो, ताकि आप लोगों को भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे आप लोग डेली बेसिस पे सब्जेक्ट को हाफ एन आवर भी देते हैं, लेक्चर को आप हाफ एन आवर तक सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं अपने 1 घंटा, तो आपका 1-1.5 घंटा का पढ़ाई हो जाएगा एसएसटी का। उसके अलावा आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इस चैनल में आपको हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा, तो आप पूरा अपना पढ़ाई इस चैनल से कर सकते हैं। और वो भी जो नोट्स आपको मिल रहा है वो कोचिंग का पेड नोट्स है, तो जिस कारण से आपको इसमें कोई कमी नहीं मिलेगा, कोई एरर नहीं मिलेगा और वेरीफाइड है, अच्छा नोट्स है। आप लोग पढ़ के देखिए, आपका क्वेश्चंस इन नोट्स में से ही मैच करेगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो जो टॉपिक है वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। देखिए, हम लोग श्रीलंका का केस तो पूरा पढ़ लिए। श्रीलंका के केस को पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि जो श्रीलंका है ना, वो अपने एथनिक डाइवर्सिटी को ढंग से मैनेज नहीं कर पाया। मेजॉरिटेरियनिज्म के चक्कर में वो अपना जो देश का अंदर का माइनॉरिटीज है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया और इसी कारण से सिविल वॉर का शिकार हो गया। लेकिन अब बेल्जियम, जिसमें भी एथनिक डाइवर्सिटी का प्रॉब्लम था फ्रेंच, डच और जर्मन के बीच में, अब वो कौन सा रास्ता अपनाया है, किस तरह से अपने देश को संभाला है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या वो भी डूब गया या वो कुछ बेहतर किया श्रीलंका के कंपैरिजन में। देखिए, लिखा हुआ है बेल्जियम टुक अ डिफरेंट पाथ। बेल्जियम जो है वो अपने एथनिक डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। जो बेल्जियन लीडर्स थे ना, वो लोग पावर को शेयर करना बेहतर समझे और बोले कि मेजॉरिटेरियनिज्म के जगह हम लोग क्या करेंगे ना, आपस में पावर को शेयर कर लेंगे। फ्रेंच, डच और जर्मन के बीच में पावर शेयर हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि जो भी रीजनल डिफरेंसेस है, वेलोनिया में मेजॉरिटी अलग है, उसके बाद फिर फ्लेमिश रीजन में मेजॉरिटी अलग है, ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी अलग है, ये जो भी रीजनल डिफरेंसेस है ये वेरीफाई हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा किसी तरह का रीजन में, और अलग अलग कल्चर को भी सरकार में हिस्सेदारी मिलेगा, जिससे उसको अपना एक पहचान मिलेगा। जो लीडर्स हैं, है ना, उस समय जो लीडर्स थे वो लोग इस बात को समझे कि लैंग्वेज का डिफरेंस और जो कल्चर का डिफरेंस है वो इस देश का सच है, और इसको एक्सेप्ट करके हम लोग को एक बीच का रास्ता बनाना चाहिए जिससे सब लोग खुशी से रह सके, कोई भी तकलीफ में, डर में ना जिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे माइनॉरिटीज हम लोग के लिए थ्रेट है या मेजॉरिटीज हम लोग के लिए थ्रेट है। सबको अपना अपना राइट्स मिलेगा, सरकार में हिस्सेदारी मिलेगा, जिससे सब लोग अपने अपने कल्चर के लिए काम कर सकेंगे, देश के लिए काम कर सकेंगे। ये रास्ता बेल्जियम जो है लिया था।
अब बेल्जियम जो है असल में डच स्पीकिंग लोगों के लिए घर था। वैसे भी आप देख पाएंगे कि पूरे देश का आबादी में 59% डच है, डच स्पीकिंग है। तो 59% लोग मेजॉरिटी है एक देश में, तो उन लोगों का नेटिव प्लेस है वो, फ्लेमिश रीजन में वो लोग रहते थे। उसके बाद अगर बात किया जाए, वहीं फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी जो है वो आपको वलून के रीजन में मिल जाएगा, और उसके अलावा एक छोटा सा हिस्सा जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज का भी था। ठीक है, अब इस डिफरेंस को समझने के बाद बेल्जियम अपने देश के लिए एक संविधान तैयार किया, है ना। बेल्जियम के लोगों ने, जो गवर्नमेंट है उसने मिल करके एक संविधान तैयार किया, और वो संविधान क्या था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ओवर टाइम, संवैधानिक चेंजेस क्या क्या किया गया। देखिए, करीब 1970 से शुरू करके 1993 के बीच में, मतलब 23 साल में 4 बार संविधान को बदला गया, 4 बार बदला गया। और ये बार बार बदलाव किया क्यों जा रहा था, क्योंकि ज्यादा बेहतर बैलेंस किया जाए सारे कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सरकारी रूप से, है ना। सबके इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से टैकल करने के लिए, पावर को ढंग से शेयर करने के लिए ये बार बार चेंजेस किया जा रहा था संविधान में। गोल क्या था? गोल था एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना जिससे सब लोग एक साथ एक ही देश में मिल के रह सके। ठीक है, एकता बने रहे बिना कोई जबरदस्ती के, और कोई और देश, है ना, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट, और जो अरेंजमेंट, जो बीच का रास्ता वो लोग अपनाए, वो काफी अलग था एज कंपेयर टू कोई भी और कंट्री जो आज तक उस समय तक किया हो, और काफी इनोवेटिव था। और इसको हम लोग बेल्जियन मॉडल के नाम से जानते हैं, बेल्जियन मॉडल। और आज के डेट तक भी हम लोग बेल्जियन मॉडल को एकता और संवैधानिक रूप से सारे कम्युनिटी को इंक्लूड करने का एक बेहतरीन मॉडल समझते हैं। अब बेल्जियन मॉडल था क्या, और क्या क्या संवैधानिक चेंजेस किया गया, क्या क्या इंक्लूड किया गया, क्या एक्सक्लूड किया गया, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। पहला जो एलिमेंट था वो था इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पूरे देश का एक गवर्नमेंट है, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही कम्युनिटीज के लोगों को बराबर का हिस्सेदारी दिया गया। ठीक है, अब सोचिए पूरे देश में डच का आबादी ज्यादा है, लेकिन फिर भी डच लोग फ्रेंच के साथ पावर को 50% शेयर करने को तैयार हो गया। कहने का मतलब है कि फ्रेंच का भी 50% आबादी रहेगा सरकार में, और डच का भी 50% आबादी रहेगा सरकार में। सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हो रहा है। स्पेशल लॉज जो है बनाया गया ताकि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को सपोर्ट किया जा सके अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप के। और ये जो लॉज है ये दोनों ही कम्युनिटीज को इफेक्ट कर रहा था, और डबल मेजॉरिटी का जरूरत पड़ रहा था। ठीक है, कहने का मतलब कि कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं हो सकता जो कानून बन जाए वो भी सिर्फ एक मेजॉरिटी के मदद से, क्योंकि भाई 50-50% दोनों का आबादी है। तो जब भी आपका कोई कानून पास होगा तो आपको डबल मेजॉरिटी चाहिए। कहने का मतलब है फ्रेंच में भी मेजॉरिटी लोग उसके सपोर्ट में होने चाहिए, और डच में भी मेजॉरिटी लोग उसके सपोर्ट में होने चाहिए, तभी वो कानून पास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कोई अकेला ग्रुप
अपने आबादी के बल पे उस कानून को लागू नहीं करवा सकता। ये वहां का रूल बन गया। काफी अच्छा रूल है, आप समझ सकते हैं, है ना। कि देखिए फ्रेंच को, पहले तो डच लोग का देखिए दिल कितना अच्छा कि वो लोग अपने देश में फ्रेंच को गवर्नमेंट में 50% आबादी, 50% रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद डबल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट आया कि भाई जब भी आपको कानून पास करना होगा तो फ्रेंच वाले जो कम्युनिटी है उसका जो लोग है उन लोग की में भी मेजोरिटी होना चाहिए, और जो डच के लोग हैं उनका जो पूरा कम्युनिटी है उसमें भी मेजोरिटी होना चाहिए, और तभी आपका कानून पास हो सकता है। कोई सिंगल कम्युनिटी का मेजोरिटी से वो पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू रीजनल गवर्नमेंट्स। कहने हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। मान के चलिए कि आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके नीचे में स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट जो भी बोलिए आप, वो रहता है। अब क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम करता है, तब उसको हम लोग पावर शेयरिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में। यहां पे क्या होगा, जो रीजन है, जो स्टेट है, उसके पास पावर अपना खुद का उसको दिया जाएगा, और उसके जो पावर्स हो दिए जाएंगे उसको, जो भी लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट या जो भी, जैसे इंडिया में स्टेट लिस्ट होता है, उसमें जो भी मुद्दा लिखा होगा उसके ऊपर डिसीजन लेने का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर ज्यूरिसडिक्शन में वो आता ही नहीं है। तो इसको पावर शेयरिंग बोलते हैं। मतलब 100 अगर पावर है ना, 100 काम करना है, तो 50 काम दे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में, 50 काम दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में, और उसके बाद फिर दोनों अपना अपना काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोलते हैं। कहने मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पूरा 100 का 100 पावर नहीं है, जिस कारण से वो सारे डिसीजंस को नहीं ले सकता। कुछ डिसीजंस ऐसा भी है जो स्टेट मैटर है और स्टेट के हाथ में ही जाना चाहिए। अभी एक एग्जाम्पल था 100 में से 50-50, इसको जाके एग्जाम में मत लिख के आइएगा। बस इतना बात होता है कि जो स्टेट का मुद्दा है वो स्टेट देखता है, और जो सेंटर का मुद्दा है, जो पूरे देश का मुद्दा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। अब यहां पे देखिए, यहां लिखा है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स of the two regions of the country. Belgium has transferred major powers from the central to regional levels. State governments are not subordinate to the central government. Or unlike many countries, state governments in Belgium are autonomous, meaning they do not report to or get overruled by the central government. इसके बारे में तो बता दिए हम सारा पॉइंट कि भाई पावर डिवाइड हो गया, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल के स्टेट गवर्नमेंट में चला गया, और दोनों का अपना अपना पावर है, दोनों अपना अपना पावर एक्सरसाइज करता है, और स्टेट गवर्नमेंट का कोई जवाबदेही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि वो उसके अंडर काम नहीं कर रहा है, उसका अपना खुद का काम है। तो ये एक दूसरा पॉइंट है जो बेल्जियम के मॉडल में निकल के आया। उसके बाद तीसरा आते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। अब सोचिए कि डच जो पूरे देश का मेजॉरिटी है, जब वो अपना दरिया दिली दिखा के सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच जो माइनॉरिटी है उसको 50% का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो ब्रुसेल्स जहां पे फ्रेंच का मेजॉरिटी था उन लोग को भी तो देना चाहिए, और ऐसा दिया भी वो लोग कि ब्रुसेल्स का जो अपना गवर्नमेंट बनाया गया, ब्रुसेल्स का अपना एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, और उस गवर्नमेंट में फ्रेंच, भले ही वहां का आबादी फ्रेंच 80% है, डच 20% है, लेकिन फिर भी बराबर का हिस्सेदारी दोनों को दिया गया, फ्रेंच और डच दोनों को। देखिए लिखा हुआ है, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स द कैपिटल इज बाइलिंगुअल एंड हाईली डाइवर्स. Equal representation ensures harmony in this mixed region. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels
because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. This is a classic example of mutual accommodation. One group makes a concession only because the other group has done the same elsewhere. It promotes cooperation and based on fairness and not dominance. है ना, पूरा बात बता दी, इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है. उसके बाद चौथा जो प्रावधान लेके आया गया वो था कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट. अब देखिए क्या हो रहा है ना कि जब आप गवर्नमेंट का बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसके बाद ब्रुसेल्स का अपना गवर्नमेंट है. इसके अलावा फ्रेंच का कल्चर है ना, जर्मन लोग का अपना कल्चर है, डच लोग का अपना कल्चर है, और ये सारा कल्चर अपना कल्चरल एस्पेक्ट के हिसाब से एक और गवर्नमेंट का हिस्सेदारी दिया गया, वो था कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट. कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट जो है ना वो देश से जुड़ा हुआ या स्टेट से जुड़ा हुआ डिसीजन नहीं लेता था, वो कल्चरल डिसीजन लेता था. जैसे मान लीजिए फ्रेंच का अपना कोई कल्चरल फेस्टिवल है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने टाइम क्या क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज का डिसीजन एक कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट करता था. फ्रेंच के अपलिफ्टमेंट के लिए, डच के अपलिफ्टमेंट के लिए, जर्मन के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है, कौन कौन सा हम लोग का कल्चरल बुक्स, लैंग्वेज का बुक्स इंक्लूडेड होना चाहिए सिलेबस में, ये सब चीज डिसाइड करता था कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट. तो कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट थोड़ा अलग काम करता था. वो सरकारी हिस्सेदारी में तो था, गवर्नमेंट का हिस्सेदारी में है, लेकिन उसका काम अलग है. वो कल्चरल एस्पेक्ट पे काम करता है, वो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पे काम करता है. देखिए लिखा हुआ है कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है थर्ड टीयर था. बेल्जियम के पास तीन तरह का गवर्नमेंट था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट. कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो चुना जाता था एक लैंग्वेज के लोगों के बीच से. जैसे डच का अपना कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट था, फ्रेंच का अपना था, जर्मन स्पीकिंग का अपना था, और कहीं भी वो लोग रह सकता है पूरे देश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा है या उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है. ये लिंग्विस्टिक बेस्ड गवर्नमेंट है, ये टेरिटोरियल गवर्नमेंट नहीं है. पूरे देश में चाहे जहां भी डच रहे, है ना, चाहे वेलोनिया के रीजन में रहे, चाहे फ्लेमिश रीजन में रहे, डच अगर है तो वो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है. उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है इसको कल्चरल और एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड पावर दिया हुआ था. कल्चरल आइडेंटिटी को हैंडल करना, एजुकेशन सिस्टम को हैंडल करना और लैंग्वेज पॉलिसीज बनाना, ये सब इन लोग का काम था. और सोसाइटी में पर्सनल और सेंसिटिव इश्यूज, है ना, को हैंडल करना इन लोग का काम था. तो ये था कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट. कई बारी हो सकता है ना कि आप जब सुन रहे होंगे तो आपको एक बार में समझ ना आया हो, क्योंकि वीडियो है, आपके पास पावर है रिप्ले करने का. आप पीछे जाइए, रिप्ले कीजिए, दोबारा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा. उसके बाद चौथा पॉइंट जो बेल्जियन मॉडल के बारे में था वो था इफेक्टिवनेस और कॉम्प्लेक्सिटी. अब देखिए इफेक्टिवनेस तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि देखिए जब से ये बना है ना, बेल्जियन मॉडल जब से बना वहां से आज तक बेल्जियम में फ्रेंच और डच के बीच में कभी कोई इशू नहीं हुआ, कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखा गया, लड़ाई नहीं देखा गया. तो जिस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेल्जियन मॉडल एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो डच और फ्रेंच को आपस में एक साथ रहने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ रीजंस और एम्पल अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं तरीका दिया हुआ है. उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं.
अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ब्रुसेल्स का अपना गवर्नमेंट है, सबका अपना अपना पावर है, ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन अपना अपना पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बेल्जियन मॉडल है ना, इसको पूरे वर्ल्ड वाइड एक कॉम्प्लेक्स मॉडल माना जाता है। माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, समझने के लिए बहुत दिक्कत है, लेकिन क्योंकि आज तक बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखा गया गवर्नमेंट में, सोसाइटी में, तो जिस कारण से भले ही कॉम्प्लेक्स हो लेकिन ये इफेक्टिव है, सक्सेसफुल है। उसके बाद बात करेंगे ब्रुसेल्स अ सिंबल ऑफ यूनिटी के बारे में। जब हम लोग यूरोप का बात करते हैं ना, तो सोचिए ब्रुसेल्स जो कि इतना इतना अलग टाइप का रीजन था, बेल्जियम पूरा का बात करेंगे, बेल्जियम या उसका कैपिटल ब्रुसेल्स, जो एक समय पे ऐसा हो रहा था कि टेंशन्स पैदा हो रहा था फ्रेंच और डच लोग के बीच में, लड़ाई होने का चांसेस था, लेकिन आज उसको एक सिंबल ऑफ यूनिटी माना जा रहा है। क्यों? उसके बेल्जियन मॉडल के कारण, और जो शांति के साथ सब लोग वहां रहते हैं उसके कारण। सारे यूरोपियन कंट्रीज एक साथ आए, यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ और वो लोग ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुने। अब ब्रुसेल्स को हेडक्वार्टर चुनना ही ये चीज दिखाता है कि कितना अच्छा काम किया है बेल्जियन मॉडल, और कितना यूनिटी और पीस, है ना, ये सब लाने में सक्षम रहा है उस देश में। इसके बाद एक वर्ड था सिविल वॉर, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिविल वॉर क्या होता है? अगर देश के अंदर का ही दो ग्रुप हो, ठीक है, दो आबादी हो, बड़ा आबादी हो, और पूरे देश में उन दो आबादी के लोगों में लड़ाई हो रहा हो, है ना, बहुत हाई लेवल का लड़ाई जिसमें हथियार का यूज हो, एक दूसरे के बीच झड़प हो, तब इसको हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री that becomes so intense that it appears like a war। श्रीलंका के केस में हम लोग को सिविल वॉर देखने को मिला, वहीं बेल्जियम सक्सेसफुली सिविल वॉर होने से बचा लिया अपने देश को, ठीक है। तो यहां पे हम लोग आज का जो सेकंड लेक्चर है उसको रोकेंगे, इसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में मिलेंगे। सेकंड लेक्चर में यहां तक हम लोग रुक करके आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को रिवाइज कीजिए, जल्द ही आपको थर्ड लेक्चर मिल जाएगा, और थर्ड या फोर्थ लेक्चर में देखेंगे जितना भी बड़ा हो। नोट्स अभी तो मैंने देखा नहीं है, वो नोट्स जितना ही बड़ा होगा उसको एक्सप्लेन करके आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अभी आप लोग का क्लास को रोकते हैं, और तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।